दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एस मीडिया और राजीव गांधी सोशल मीडिया चैनल के संयुक्त तत्वाधान में। दोस्तों ये जो उड़ान पुल दिख रहा है अमरावती में, इससे पहले भी 2 उड़ान पुल बने हैं, एक गाड़गेनगर में और एक जैसम रोड पर, और तीसरा भी राजापेट का भी बना हुआ है। चौथा पुल हमारा ये इतवारा बाजार नागपुर गेट रोड का है। सुनील देशमुख के विधायकी काल में जब वो मंत्री थे, राज्य मंत्री थे वित्त नियोजन में, उनके ही प्रयासों से 2 पुल पहले बन चुके हैं और तीसरे पुल की भी नींव उसी समय रखी गई थी। और ये जो चौथा पुल है चित्राटाकी से नागपुर गेट रोड पर, इसकी नींव भी सुनील देशमुख के प्रयासों से हुई है, लेकिन कालांतर में सुनील देशमुख की पराजय हुई और अमरावती महानगर पालिका में दूसरे विधायक आ गए कांग्रेस के, और खासदार बनी है या सांसद बनी है नवनीत राणा, जिन्होंने इस पुल के तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया। दोस्तों 2015 से ये पुल बनना चालू है, लेकिन अभी तक इस पुल का काम पूरा हुआ नहीं, 50% भी काम हुआ नहीं, जबकि सार्वजनिक बांधकाम विभाग की तरफ से पूरा पैसा सैंक्शन हो चुका है, पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन काम कहाँ रुका हुआ है। इसी बारे में राजीव गांधी सोशल मीडिया चैनल और एस मीडिया चैनल की ओर से सामान्य जनता, जो भुक्तभोगी जनता है, जिनको तकलीफ हो रही है, जो प्रवासी है, जो दुकानदार है, जो छोटे मोटे बिजनेस वाले हैं, उनसे मिलने कर इस पुल की व्यवस्था क्या हुई है, क्यों रुका पड़ा काम है, इसकी जानकारी लेने के लिए हम हमारे चैनल की तरफ से आए हैं। तो सबसे पहले हम भैया से मिलते हैं। भैया नमस्ते, क्या नाम आपका? तनवीर हुसैन जी हमारे साथ में है, और नागपुरी गेट के फैशन मेन्सवेयर के मालक और बांधकाम विषय जो बांधकाम के जो साहित्य है वो बेचने का उनका काम है। लेकिन इस पुल की वजह से जो बिजनेस पर, धंधे पर जो नुकसान सहना पड़ रहा, पिछले 7-8 वर्षों से सहना पड़ रहा है, उसमें बीच में 2 साल कोरोना का आ गया, कोरोना ने पूरी कमर ही तोड़ दिया, और ये पुल के कामकाज की वजह से, बांधकाम की वजह से उनकी दुकानदारी एकदम भट्टे पर बैठी हुई है, घर चलाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, पुल का काम क्यों रुका हुआ है? ये कहते हैं थोड़ा जल्दी स्पीड से बने। अब यहाँ के जितने भी लेबर कर्मचारी सब यही बोलते हैं कि हमारा पेमेंट रुक रहा है। अब जो साहब आए थे आज, वो बोले कि भाई मेरा उधर पेमेंट रुक रहा है, जैसा पेमेंट मिलेगा वो काम चालू करें। आज 7-8 साल से ये बन रहा है, लोगों को तकलीफ होती है, ट्रैफिक है, धूल मिलती है, हम बहुत परेशान है इससे। हम तो कह रहे हैं कि वो जो नागपुर वाले साहब है उनको यहाँ बुलाओ, हम 2 बातों उनसे बात करना चाहिए। लेकिन मैंने तो सुना है कि इसकी निधि पूरी तरह सैंक्शन हो चुकी है, निधि पड़ी है, काम ही कहाँ अटका हुआ है। अरे ये बड़े बड़े जितने भी लीडर ये सरकार से जो हिसाब से काम होता है, तो यहाँ की जो भुक्तभोगी जनता है, यहाँ के फिर दुकानदार है, उन्होंने इसके बारे में आवाज क्यों नहीं उठाया? सभी आवाज उठा रहे, लेकिन अभी यहाँ का जो बड़े बड़े ठेकेदार है, लीडर है, सब पैसा खा जाते हैं। नहीं, ठेकेदार कितने हैं, क्योंकि इसका जो मुख्य जो मालक है, जो होल एंड सोल है, वो है सार्वजनिक बांधकाम विभाग, और सार्वजनिक बांधकाम विभाग ने जिसको भी ठेका दिया होगा वो एक ही ठेकेदार है, वो ठीक है ना। लेकिन वो ठेकेदार कौन है, कहाँ अड़चन आ रही है, कहाँ पैसा कम पड़ रहा है, बोलते हमारा पेमेंट रुका है, इसीलिए हमने काम। ऐसे कौन से साहब ने क्या नाम से? नागपुर वाला साहब है कोई, क्या नाम है उनका? वो नाम तो ऐसे नहीं, आज वो सुबह आई थी आज वो। अच्छा, चेक कर लेगा। अच्छा, ठीक है। बीएनसी ने, ठीक है, कुछ अड़चन आ जाती है सरकारी डॉक्यूमेंट से, कोरोना काल था, लोकसभा चुनाव आ गया, विधानसभा चुनाव आ गया, लेकिन यहाँ के जो विधायक है सुरभत एक खुरके, पिछली बार 2019 में जब वो प्रचार कर रही थी, उन्होंने कहा था, आपके समाज के बहुत सारे मीटिंग हुए थे, मीटिंग में कहा था कि उड़ान पुल का काम मैं बहुत ही जल्द करने वाली हूँ या करने की कोशिश करूंगी, लेकिन अभी उसका विधायकी कार्यकाल खत्म होने वाला है। अभी 2 महीने के बाद विधायक चुनाव होगा, 5 साल वो घर पर बैठी रही और इस ओर ध्यान नहीं दिया। क्या इस बार विधायकी के लिए वो लायक है या पात्र ठहरेंगे या उसको वोट मिलेंगे? तो चाहे सर कोई भी खड़े हो, बस हमारे सवालों देने से नागपुर तक पूरा जल्दी से जल्दी अच्छा हो जाए। नहीं, देखिए ना, 5 साल वो विधायी कर रही है ना, अभी 5 साल उसका पूरा कार्यकाल था, उस 5 साल में 50% भी काम नहीं हुआ है उड़ान पुल का। अभी क्या वो लोग को बोले तो वो बोलते हैं कि उधर तो काम चालू है, ये बोलते हैं कि इधर से हमारा पेमेंट रुक रहे हैं। तो 5 साल बड़ी चीज होती है ना, 5 साल बहुत बड़ा गैप है। अभी अगर 5 साल और वो मांगेंगे नरेंद्र मोदी सरकार के जैसे, तो 5 साल और देना उनको। अभी देखो जो सरकार है, आपको ये चाहिए सर तो वो जल्दी बने, अब वो चाहे तो बीजेपी आए चाहे कांग्रेस, कोई भी आए। चलिए ठीक है, लेकिन मैं एक दूसरे विषय पर आता हूँ। ये उड़ान पुल जाहिर है कि मुस्लिम
समाज के एरिया में है। समाज के एरिया में इसलिए लेट हो रहा है। हाँ, तो मुस्लिम समाज के एरिया में होने की वजह से जो निधि मिलती है वो दूजा भाव करते हैं, पार्शियलिटी करते हैं। वो लोग तो उनको क्या पता सब लोग क्या करते होगा। तो फिर मुस्लिम समाज अपना खुद का कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा करता? हाँ, ये तो इन लोग के समझ में नहीं आ रहा है ना। तो आपकी नजर में कोई मुस्लिम समाज का कैंडिडेट है जो विधानसभा के में खड़ा रहा है अमरावती से? ऐसे तो है सर, लेकिन मेरे सामने नहीं कुछ नाम होना चाहिए ना। है। तो बड़े बड़े दिग्गज है। क्या नाम? कैसे सर ज्यादा बोले नहीं, आप बताएंगे तो मुझसे भी मुलाकात लेंगे। तो तो फिर आपके काम कैसे होंगे? आपके प्रश्न रखने वाला संसद में कोई होगा नहीं तो कैसे काम होगा? अरे जी, पिछले 10 साल से मुस्लिम समाज के जो काम है, रोजगार के काम है या आपके जो छोटे छोटे धंधे हैं, अतिक्रमण के नाम पर उड़ाए जाते हैं महानगर पालिका द्वारा। चार चाकी पर जो काम करने वाले हैं उनको भी उठाया जाता है। रोजगार तो बढ़ा नहीं रहे, सर्विस सब कुछ भी नहीं है, ऊपर से महंगाई दुनिया भर की। तो यहाँ का जो मुस्लिम समाज है एक मुश्त एक गट्टा मतदान करता है कांग्रेस को, ठीक है ना। कांग्रेस का मतदाता मुस्लिम समाज है। फिर मुस्लिम समाज अपने कामों के लिए, अपना विकास करने के लिए मुस्लिम समाज का उम्मीदवार सामने क्यों नहीं आता? सामने आते तो 4-5 बढ़ जाते, उधर से बढ़ जाते, उधर से मुसलमान निकलता ही नहीं। तो क्यों, मतलब ये स्वार्थी नेता हो गए क्या? एक दूसरे का वोटिंग खाना, फिर समाज को एक साइड में ढकेल देना, किसी तीसरी पार्टी को जिता देना या फिर दुनिया भर की वसूली कर लेना, इस टाइप का चलता। तो ऐसा पैदा ही नहीं। तो फिर मुस्लिम समाज से एक उम्मीदवार, कोई एक अच्छा व्यक्ति कोई है आपकी नजर में? नहीं है, ऐसा बाहर के भी आया। अलीम पटेल कैप्टन जो है वो तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार 17,000 वोट लिए हुए थे उन्होंने अमरावती विधानसभा से। अलीम पटेल ठीक है, वो कर सकते हैं अगर उनको मौका मिला तो। या अगर उनको कांग्रेस की टिकट नहीं मिलती है तो अगर अपक्ष लड़ते हैं तो मुस्लिम समाज उन्हें सपोर्ट कर सकता है। और ये जो बाकी के जो बीच में जो बैक में है, जो इधर भी बैठ जाते उधर भी, उनका भी रोल क्या रहेगा? फिर समाज ने तो उनको बायकाट कर देना चाहिए। आजकल कैसे है, हर कोई जो है हाँ, बस समझदार हो गया। भाई को भी बोलेंगे सके, अच्छा उसको मतदान उसको मारना है तो हाँ करके सुन लेगा वो। हाँ, उसको काम करना है वो करेगा। अच्छा। आजकल लोग विचार हो गए, कोई लेबर का नहीं सुन रहा, किसी का नहीं सुन रहा, अपना माइंड का सारा सुन। तो इसका मतलब ऐसा है कि मुस्लिम समाज का विकास और मुस्लिम समाज के एरिया में जो भी सार्वजनिक काम है उसका काम करने के लिए और उसका विकास करने के लिए मुस्लिम समाज का एक उम्मीदवार सामने आना चाहिए। ठीक है, वो सामने आने के बाद वो जीतेगा और वो संसद में प्रश्न रखेगा तो आपके काम होंगे, ऐसा आपको लगता है? सही है ना। हम तो अभी जो लोकसभा में मुस्लिम समाज जो टोटली कांग्रेस को वोट दिया, बलन भाव वानखेड़े चुनकर आ जाए। बलन भाव वानखेड़े से आपके क्या उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं, हमने तो देखे भी नहीं। आपने देखा नहीं है बलवन जी वानखेड़े को, लेकिन आपने वोट तो किया है ना, और आपका अधिकार है उनको देखना और उनसे बात करना और उनसे काम निकलवाना आपका अधिकार है ना। तो आप लोगों में से डेलीगेशन या फिर आपका कोई ग्रुप या कोई समूह या कोई मीटिंग लेकर उनसे मिला है इस बारे में? नहीं, इधर आई नहीं। तो आपको नहीं आए थे। मैं आज जिस दिन उनका चुनाव हुआ, मतलब हम 4 जून को जैसे निकाल लगा, मैं यही पर था तो मैं रात को 10:30 बजे, तो उस समय में यहाँ आपके एरिया में बहुत सारे पटाखे फूटे, यहाँ पर आए थे वो। ठीक है, सभी जगह पर नहीं जा सकता एक व्यक्ति है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने अपना विकास करने के लिए और ये उड़ान पुल पूरी तरह बनाने के लिए बलन भाव वानखेड़े जो अभी के खासदार है उनसे मिलना जरूरी है और उनके दिशा निर्देश पर आप अपना उम्मीदवार भी खड़ा कर सकते हो। उनसे उनके कान पर अगर आप बात डालिए तो डेफिनेटली वो दिल्ली में कांग्रेस से बात करें। अरे जी, चंद्रशेखर बावनकुळे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है। जैसे ही अमरावती की सीट डिक्लेयर हो गई या फिर अमरावती की जैसे दूसरे जगह के खासदार सीटें डिक्लेयर हो गए और वहाँ पर मुस्लिम समाज से ज्यादातर वोट कांग्रेस को गया। अमरावती में भी मुस्लिम समाज का 98% वोटिंग बलन भाव वानखेड़े को मिला है। तो चंद्रशेखर बावनकुळे का एक स्टेटमेंट आया चुनाव के तुरंत बाद कि मुस्लिम समाज ने एक मुश्त कांग्रेस को वोट दिया, ये तो वोट जिहाद है। तो इसके बारे में आपके क्या? जिहाद का नहीं है, खाली हमने आदमी देखे। ठीक है, आदमी अच्छा है,
तो ऐसे ऐसे लोगों को आप क्या बोल रहे हैं? हम तो बोलेंगे तो वो हमारे काम करेंगे आगे चल। देखिए ना, पहले इससे पहले लव जिहाद के नाम पर बहुत सारे उन्होंने कांड किया, ट्रोलिंग किया, माँ ब्लीचिंग किया, मुस्लिमों को पकड़ पकड़ के मारा, यानी इतना धार्मिक उन्माद फैलाया हुआ है। और ये लव जिहाद के बाद में वोट जिहाद जो आया, तो भारत का लोकतंत्र कहाँ किस दिशा में जाए? कुछ भी नहीं सर, ये सब राजनीति आगे कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो हमने उनका चेहरा देखे हैं, हम उनसे काम लेंगे, ठीक है ना। हमें आगे 2019 में यही वोटर थे जिन्होंने भर भर के नवनीत राणा को वोट दिया। नवनीत राणा को वोट दिया, जबकि मुसलमानी उनके रहबर बने, उनको चुन के लाए और बाद में वही नवनीत राणा गिरने के बाद में बान कुएं से टहलवा दिए। आपका शुभ नाम? मुमताज भाई रहीम पे मुमताज जी। 2014 में शिवसेना बीजेपी का जो उम्मीदवार था आनंदराव सिंह, उसे हराने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से नवनीत राणा को खड़ा किया गया। उस समय में मुस्लिम समाज या दलित समाज ने भर भर के वोट दिए, ठीक है, लेकिन हार गए। 2019 में उसने अपक्ष जो चुनाव लड़ा, कांग्रेस राष्ट्रवादी ने समर्थन दिया और साथ में शिवसेना भी आ गई, उद्धव गट उन्होंने भी समर्थन दिया और नवनीत राणा जीत गए। और जीतने के दूसरे दिन वापस बीजेपी में शामिल हो गए। ये तो सरासर जनता के साथ धोखा था। उस समय में मुस्लिम समाज, दलित समाज ने नवनीत राणा को जो वोट दिया था, वो आज ट्रांसफर हो गया कांग्रेस की ओर, ठीक है ना। कांग्रेस की ओर ट्रांसफर होने के बाद में जो नवनीत राणा ने जो पाप किया जनता के साथ गद्दारी का, हाँ एक बयान जो उन्होंने गद्दारी किया जनता के साथ में, सबसे ज्यादा भुक्तभोगी जनता तो मुस्लिम समाज ही थी। मुस्लिम समाज ने तो सर पर ही लेकर घूमे। तो नवनीत राणा ने ऐसा क्या क्या किया जो आज वो हार गए। मुस्लिम समाज के बारे में जो बोली, हाँ, गलत हनुमान चालीसा वगैरह का प्रकरण, गलत बात करें, मुस्लिम लोगों ने बात अच्छी रहती है। अच्छा। तो नवनीत राणा के पीछे एक और फैक्टर था, जात चोर का जो फैक्टर कलंक लगा हुआ है, यानी बुद्ध समाज या दलित समाज कहता है कि उसने जाति चोर का सर्टिफिकेट बनाया। वो आपको कहाँ तक सच लगता है? मतलब उसने जात चोरी है, ऐसा ही है। तो इसका फटका अभी बडनेरा में रवि राणा को मिलेगा। हाँ, मिलेगा। तो बडनेरा में ऐसा कौन सा उम्मीदवार आपकी नजर जो चुनकर आ सकता है? रवि राणा को नहीं, रवि राणा को टक्कर देने वाला कोई उम्मीदवार ऐसा है? प्रीति बंड है, जैसे नितिन कदम है, प्रीति बंड का माहौल है, माहौल बन गया उनका। तो सेना के सीट से रहती, सेना की तरफ फिर आप सेना को नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे भी आपको अरे वो भी चलती थी भाजपा, मगर वो मुसलमानों के खिलाफ बोली, इसके लिए नहीं चली थी, तो वो भी आती। कहने का मतलब अखिल जी ऐसा है कि उम्मीदवार कोई भी हो, वो जनता के भावनाओं से खेलने वाला होगा, या जनता को धर्म के मामले पर बांटने वाला होगा, या जनता की धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला होगा। वो फिर चाहे कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी ग्लैमरस हो, हीरो हीरोइन हो, या फिर अमित शाह मोदी सरकार यहाँ पर आए सभाएं ले, जनता उसको धड़ा सिखाती है, पाठ पढ़ाती है, सबक सिखाती है, ये फिक्स है। तो आरिफ जी धन्यवाद, मुमताज जी धन्यवाद, बहुत बढ़िया आपने बताया। भाजपा को खराब चीज थोड़ी है। अभी दूसरी जगह तो ये कौन सा एरिया? ये चांदनी चौक के कुछ नागरिक थे जिनसे हमने, हाँ, कुछ नागरिक और व्यापारी थे जिनसे हमने यहाँ की उड़ान पुल और आने वाली विधानसभा बडनेरा के लोकसभा अमरावती और बडनेरा विधानसभा के बारे में पूछताछ किया। और यहाँ जो विनिंग सीट है बलराम वानखेड़े जो जीत कर आए हैं, उनके प्रति विश्वास भी दर्शाया है। और आने वाले विधानसभा में रवि राणा को फिर से सबक सिखाएंगे, जैसे नवनीत राणा को सिखाया, और प्रीति बंड को शिवसेना की ओर से चुनकर लाएंगे, ऐसा भी मानस दिखाया, ऐसा विश्वास उन्होंने दिखाया। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और आगे जारी रहेगा, कंटिन्यू। नमस्कार, जारी है हमारे अमरावती की जन समस्याओं के निराकरण के लिए हमारी जो टीम है एस मीडिया और राजवादी सोशल मीडिया चैनल के संयुक्त तत्वावधान में। और इस बार हम पहुंचे अभी शिकायत चौक से लेकर जो नागपुर गेट के बीच में जो उड़ान पुल बन रहा है, जो पिछले 7-8 वर्षों से बन रहा है, और वो उड़ान पुल अभी तक 50% भी बना नहीं। जबकि हमारी जानकारी में आया कि सार्वजनिक बांधकाम विभाग की ओर से इसकी निधि ऑलरेडी आई हुई है। तो निधि आने के बाद भी ये उड़ान पुल का जो काम नहीं हुआ, उसका कारण क्या है? आप कारण यही है सर कि जैसा अपने जो प्रॉब्लम चलती है ट्रैफिक की, इसकी
तो ये कारण से कुछ लोग कुछ सहयोग अपना आम जनता ने भी करना चाहिए कि थोड़ा काम को आगे बढ़ाने के लिए जो है कि कर्मचारी जो है, ये पुल के कर्मचारी जो है, इनके काम में कोई दिक्कत ना आना चाहिए। तो मैं जनता से भी निवेदन करूँगा कि ये लोग सहयोग करें काम के लिए। और रहा जो पुल का काम, तो ये गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि जल्द से जल्द ये काम हो जाना चाहिए। लेकिन सहज जी देखिए ना, जनता, आपने कहा कि जनता से सहयोग की अपेक्षा है, यहाँ के जो दुकानदार है उनकी भी सहयोग होना चाहिए। जी जी। लेकिन वो सहयोग तो मेरे ख्याल से दे ही रहे ना, क्योंकि काम बंद है, यहाँ मजदूर दिख नहीं रहा, नहीं सर, या मजदूर या कारागिर या इंजीनियर्स वगैरह कोई दिख नहीं रहे। बिल्कुल। इसका मतलब जो डिले हो रहा है, जो लेट हो रहा है, जो देरी हो रही है, वो सरकार की ओर से हो रही है। जी, ये तो सरकार की लापरवाही से ही हो रही है सर। और उसके अलावा जो है, जो काम का जो काम चालू है तो एकदम ढीले है, एकदम स्पीड का काम नहीं है। देखिए आप, जो नागपुर रोड का जो ये कटोरा नाके के पास का है, ये 3 साल में पुल तैयार हो चुका है। ये जो है, ये पिछले 8 साल से पिछले 8 साल से कुछ ऐसा डिले काम है कि एकदम ना ज्यादा कुछ इंजीनियर आते हैं, ना कोई मजदूर आता है, और ना ही कुछ कुछ ऐसे सरकारी कर्मचारी होना जरूरी है डेली, तो ताकि आगे ये बढ़ सके। सहज जी बात ऐसी है कि यहाँ के जो विधायिका थी, सुलभादेवी खोड़ के कांग्रेस की तरफ से जीत कराई, और उसके बाद 2019 में ही नवनीत राणा सांसद जो जीत कराई, और इन दोनों को ही मुस्लिम समाज ने भर के वोट दिए। लेकिन उन्होंने, ऐसा देखा गया 5 साल में, उन्होंने मुस्लिम समाज पर ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, खैर ये तो मैं आपसे बोलना नहीं चाहूंगा, ये तो आपको सबको समझ रहा है कि कौन ध्यान दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। नहीं, देखिए जनता को जैसे तकलीफ होंगी वो किसे बताएगा? वो तो वो अपने बिल्कुल प्रतिनिधियों को बताएंगे ना। जी, जी। और आपके प्रतिनिधि कौन है? तो जाहिर है कि यहाँ के जो विजयी उम्मीदवार है, जो विजयी लोग है, सुलभादेवी खोड़के और नवनीत राणा, जी, इनको ही आप अपनी तकलीफ बताएंगे ना। जी, तो जो नवनीत जाएंगे नहीं। जो नवनीत राणा थे, उनके पास जो प्रस्ताव गया था वो आप सभी जान सकते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ इसका वो नहीं ली, आप कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जो कभी किसी मुसलमान के एरिया में उन्होंने ऐसा कि भाई हम अपनी तरफ से कुछ कर सके, कुछ, जब तक कि हम लोग गए नहीं तब तक के वो लोग आए। सहज जी बात कैसी अभी हो गई, कांग्रेस की ओर से सुलभादेवी खोड़के जीत गई जी, लेकिन उनके जो पति है संजू खोड़के, वो अजित पवार गठ में जाने की वजह से वो गए एकनाथ शिंदे के साथ, और एकनाथ शिंदे का संबंध है बीजेपी के साथ, यानी उनके समर्थन से सरकार चल रही है। जाहिर है कि अभी सुलभादेवी खोड़के भी बीजेपी में चले गए, ऐसा मानने में हरकत नहीं है, समर्थित है। तो उसके बाद में नवनीत राणा भले कांग्रेस से जीत कर आई थी, लेकिन समर्थन दिया बीजेपी ने। आज बीजेपी सरकार में 5 साल से सरकार में आज फिर से बैठी है, और वो खुद इस बार बीजेपी के चुनाव टिकट पर लड़ी है। तो ऐसा नहीं हो है कि भाई ये मुस्लिम एरिया लो, और मुस्लिम एरिया का ये विकास काम है। जो उड़ान पुल जो बन रहा है, यहाँ पर बहुत सारे विकास के काम होंगे, लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो ये एक पर्टिकुलर धार्मिक पार्टी में जाने की वजह से, उनको समर्थन देने की वजह से, और मुस्लिम समाज कांग्रेस का वोटर है, वोट बैंक कांग्रेस का है, इसकी वजह से काम पर ध्यान नहीं दे रहे सर। ये तो देखो सर, ये मैं तो यानी इससे गहराई में तो नहीं जाना चाहूंगा, मैं आपको खुले शब्दों में बोल दूं। खुले शब्दों में बताइए यार। ये जो है, इसका जो बीजेपी में जाना है या कांग्रेस में आना है, इससे हमें कुछ तकलीफ नहीं है, लेकिन हमें काम से तो तकलीफ है ना, काम। हाँ, ये कारण है ना कि हम जो आपको मैंने वोट दिया हूँ, मेरे दोस्त को वोट नहीं दिया हूँ, तो मैंने वोट किस कारण दिया था आपको? विकास काम करने के लिए। तो आप समझ सकते ना, तो उन्होंने काम किया नहीं, समझने के बावजूद उन्होंने काम किया नहीं। अब मैं नाराज क्यों हुआ? इसलिए नाराज होने की वजह से आपने अभी बलन भाव वानखेड़े कांग्रेस चुनाव में जिता दिया। और बलन भाव वानखेड़े ऐसी शख्सियत है, भूमिपुत्र है, जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाने की सोचेंगे भी नहीं, सोच भी नहीं सकते। विश्वास आपको भी है? बिल्कुल बिल्कुल। तो यही कारण उन्हें वोट दिया गया। तो अभी आपने नवनीत राणा को हरा दिया, ऐसा कहने में हरकत नहीं है, और कांग्रेस को जिता दिया। लेकिन आने वाले विधानसभा में सुलभादेवी खोड़के का अमरावती विधानसभा से लड़ने का मानस है, वो क्या सही मानस है, या उन्हें अभी हारना पड़ेगा? नहीं, ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि कैसा है, अगर उनकी ध्यान तो उन्होंने भी नहीं दिया, उनकी नीति अलग होंगी। नहीं नीतियाँ, देखिए सहज जी, नीतियाँ अलग विषय नहीं होता, नीतियाँ नहीं होती है,
विचारधारा होती है। विचारधारा आप ही है, कांग्रेस में रहते समय में विचारधारा चेंज होती है, बीजेपी में जाने के बाद विचारधारा चेंज होती है, और बीजेपी को समर्थन देने के बाद विचारधारा थोड़ी और चेंज हो जाती है, जी। क्योंकि उसमें स्वार्थ आ जाता है। स्वार्थ अब इन्होंने बीजेपी में न जाते हुए बीजेपी को समर्थन दिया, मतलब विचारधारा आ गई आपके स्वार्थ की। जी तब उन्होंने अपना स्वार्थ तो सिद्ध कर लिया। जी। अब ये अगली बार जो विधानसभा आने वाली अक्टूबर नवंबर में, अभी उनका क्या स्वार्थ होगा? बीजेपी की टिकट पर लड़ेंगे, कांग्रेस से लड़ेंगे, अपक्ष से लड़ेंगे, कहाँ से? कांग्रेस से लड़ेंगे तो हम समर्थन करेंगे, अच्छा, कांग्रेस से लड़ेंगे तो समर्थन करेंगे। बीजेपी से तो अमरावती में यदि सुलभाताई खोड़के को टिकट मिलती है नहीं मिलती है अलग विषय है, जी बीजेपी आती है नहीं आती वो अलग विषय है, लेकिन मुस्लिम समाज का इतना बड़ा उद्वेग है तो मुस्लिम समाज का उम्मीदवार क्यों नहीं खड़ा करते हैं? बिल्कुल। तो हाँ, ये आपने बहुत पते की बात की है। अपने यहाँ जो मुस्लिम वोट में आप जो एक कैंडिडेट खड़े होने के लिए जाता है तो उसे टिकट क्यों नहीं दिए जाते? नहीं, देखिए, कोई भी समाज हो, मुस्लिम समाज है, मेरा भी समाज में बुद्ध समाज का हो, किसी भी समाज का जो उम्मीदवार होता है वो समाज उसको प्रपोज करता है, जी समाज आगे बढ़ाता है, जी। ठीक है ना? पार्टी नहीं देती किसी को, सामाजिक व्यक्ति समाज उसको सामने लाने के बाद उसमें अगर वो गठ है और उसके पीछे समाज है तो कोई भी पार्टी उसे टिकट देने के लिए खड़ी हो जाती है। लेकिन समाज ने तो लीडरशिप तैयार ही नहीं किया ना मुस्लिम समाज। नहीं, हमारे यहाँ बहुत है लीडरशिप। बताइए कोई नाम। एक अलीम पटेल है, हाँ, एक आप MIM के हमारे नाजिम भाई है, अब्दुल नाजिम है, और हमारे बहुत से ऐसे कुछ लीडर है जो ऐसे हमारे महराज पठान साहब है, सलीम बेग साहब है, अमित शब्द है, बहुत से है लीडर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसे बड़े बड़े लोग हैं। सैयद जी, क्या हो गया, हमने जितने भी नाम लिए हैं, इन नामों में जो भी खड़े थे या जिन्होंने चुनाव लड़ा है, कोई भी, तो उन्होंने इतने वोट नहीं लिए जितने मेरे ख्याल से अलीम पटेल ने लिया था पिछली बार, और वो भी 17,000 पर अटक गए, जबकि 80,000 तो हमने सोचा था 80,000 मुस्लिमों को मिलना ही चाहिए तो सीट आ जाएंगे, लेकिन 17,000 पर ही रुक गया ऐसा। तो ये ऐसा इसलिए होता है सर कि ज्यादा हमारे यहाँ कैंडिडेट जो है, कोई जो कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस के सीट जो खड़ी रहती है आधे उधर चले जाते हैं, तो कोई अपक्ष में खड़े हो जाता है आधे उधर चल जाते हैं। ये एक झूठ नहीं होती। तो कहने का मतलब है कि समाज कोई भी हो, बिखरा होता ही है, यानी अलग अलग गुटों में बैठ के चुनाव लड़ेंगे, अलग अलग गुटों में बैठने की वजह से समाज के वोट डिवाइड हो जाएंगे, और चुनकर आने वाली पार्टी फिर उधर की होगी, बीजेपी की या जो भी, तो नुकसान तो समाज को समाज करना पड़ेगा। तो समाज के लोग सोचते हैं, ये तो हमारे उलमा लोगों ने समझने को ना, हमारे बड़े लोगों ने समझने को। तो इसका एक ही उत्तर मैं आपको बताता हूँ। अभी लोकसभा में क्या हो गया, बलवान भाई वानखेड़े के पीछे दलित समाज के सभी संगठन के लोग आ गए, ठीक है, मुस्लिम समाज के सभी संगठन के लोग पीछे आ गए, हिंदू समाज के पीछे आ गया, लेकिन दलित समाज में से फिर भी प्रकाश आंबेडकर के छोटे भाई और बड़े भाई आनंदराज आंबेडकर को खड़ा ही कर दिया, बाबा साहब के पौत्र थे, ठीक है, फिर भी उनके विरोध में समाज ने विद्रोह कर दिया और आनंदराज को कहा कि आप मुंबई चले जाओ, हम यहाँ पर हमारा बुद्धिस्ट व्यक्ति खड़ा है, मुझसे वोट देंगे, और वाकई में वैसा हुआ। तो मुस्लिम समाज का सामाजिक जो व्यक्ति है, जो समाज है पूरा, वो क्यों नहीं बोलता आपके प्रतिनिधित्व, आप चुपचाप खड़े रहो, हम हमारे हिसाब से हमारा उम्मीदवार बिल्कुल चुनाव जिता देंगे। क्या इस बार 2024 के विधानसभा में होगा अमरावती? अब देखना है, इंशाल्लाह अगर ऐसा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। आप जैसे सैयद जी, आप जैसे लोग अगर समाज में जाएंगे तो डेफिनेटली ये काम हो सकता है, और आप जाएंगे तो विकास भी होगा, काम भी होगा, और जब तक आप सत्ता में नहीं जाएंगे बिल्कुल तब तक आपका विकास नहीं होगा। ये 10 साल भी नहीं बनने वाला नहीं, ऐसा मुझे लगता, क्योंकि सत्ता में फिर से मोदी सरकार आ गई, और यहाँ पर अगर अमरावती जिले में फिर से बीजेपी का जो कैंडिडेट आ गया तो विकास वैसे के वैसे बातों का बाजार रहेगा। तो ये थे हमारे साथ सैयद जी और सैयद सिराज, और बहुत ही बढ़िया, यानी अभ्यासु उन्होंने संबोधन किया और समाज की वस्तुस्थिति रखने का पूरा प्रयास किया, और उन्होंने ये भी कहा कि हम समाज में घूमेंगे, समाज को जागृत करेंगे, क्योंकि जो अलग अलग पक्षों के संगठनों के लोग खड़े रहते हैं उनकी वजह से समाज के वोट डिवाइडेशन होते हैं, और डिवाइडेशन होने की वजह से समाज का व्यक्ति अच्छा व्यक्ति चुनता सकता नहीं है। बिल्कुल। और दूसरी में बस अलीम पटेल की जो बात निकली थी, जो पिछली बार 2019 में 17,000 वोट लिया था, अलीम पटेल अभी भी खड़े रहने की इच्छुक है, लेकिन
समाज उनको कितना सपोर्ट करता उस पर निर्भर है उनकी जीत होती है नहीं होती है। अमरावती से खड़े रहते हैं, पटना से खड़े रहते हैं, ये तो समय के करते में है। तो चलिए अभी नेक्स्ट टाइम या दूसरा कोई बड़ा होगा वहाँ जाएंगे, वहाँ ऐसे ही अलग अलग समाज के अलग अलग घटक पर अपन चर्चा करेंगे। और जारी है हमारे टीके सवाल के साथ साथ शहर के सामाजिक समस्याओं का निराकरण करने के लिए हमारा संयुक्त प्रयास। नमस्ते जय।